नमस्कार दोस्तों। श्यामचरण, तुम मेरे औलाद देखकर हैरान रह जाओगे। मेरे पास सोने चांदी के गहने के अलावा बैंक में रुपया भरा पड़ा है। अगर मैं खुलकर खर्च करूं तो भी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कम नहीं होगा। तुम मेरी हैसियत का मुकाबला नहीं कर सकोगे क्योंकि तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है। श्यामचरण नीचा सर किए मन ही मन मुस्कुराता रहा। वह सोचने लगा, विवेक राय अचानक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। श्यामचरण, मैं चाहूँ तो अपनी एक लौटी बेटी रेशमा का सोने चांदी से गहने के लाद कर किसी ऊंची करोड़पति से यहाँ उसके लड़के से ब्याह दूं, लेकिन जानबूझकर फटे बोरे में पैदल लगा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा बेटा विजय मुझे पसंद आ गया है, जो अभी ग्रेजुएशन ही कर रहा था। मेरी दूर तक पहुंच है। तुम्हारा बेटा जहां भी नौकरी करना चाहेगा लगवा दूंगा। तुम तो उनकी जिंदगी भर कोई मदद नहीं कर पाओगे। तुम इतना जितना दहेज मांगोगे उनसे 2 गुना तो 3 गुना दूंगा। थोड़ी देर बाद सोचकर विवेक राय आगे बोले, क्या सोचा है तुमने श्यामचरण? मेरी बेटी खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, जवान है। इससे बढ़कर तुम्हारे बेटे को क्या चाहिए? वैसे मैंने तुम्हारे बेटे को अभी तक देखा नहीं है। बस वो मेरा मुनीम राघव इतनी ज़्यादा तारीफ करने लगा, इसलिए तुमको बुलाया। मैं चाहूँगा कि 2-4 दिन बाद उसे यहाँ लेकर आओ। खुद मेरी बेटी को देखो और उसे भी दिखा दो। समझो रिश्ता पक्का हो गया। आप बहुत बड़े आदमी हैं सेठ जी। गाजियाबाद के बड़े कारोबारियों में आपका नाम है। जैसा मैंने सुना, आपकी तारीफ करूंगा कि आपने मेरे बेटे को देखे बिना ही रिश्ता पक्का करने का फैसला कर लिया। पर मुझे अपने बेटे और पत्नी से भी सलाह मशवरा करने की मौका दे तो मेहरबानी होगी। जाइए, लेकिन मना मत कीजिएगा। मेरी ओर से 2000 रुपये का नजराना लेते जाइए। विजय राय कुटिल हंसी हंस दिए। बंद की गांव पहुंचकर श्यामचरण ने विवेक राय के लच्छेदार बातों अपनी पत्नी सरस्वती को सुनाई। वह बहुत खुश हो गई, मानो उसे छोटे से मामूली मकान में पैसों की बारिश अचानक होने वाली हो। जब सत्यावती ने अपने बेटे विजय को मन को टटोलना चाहा तो वह बिगड़ गया। पैसे के लालच में आप इतना मजबूर कर दिया है कि आप मेरी पढ़ाई बंद कराने पर उतर आए हो। पढ़ाई पूरी होने के बाद मेरी जो कमाई होगी उस पर पूरा हक आप ही का तो होगा। आपके लिए जल्दी दुल्हन लाकर मैं अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहूँगा। विजय ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, इतने पैसे वाले आदमी की एक लौटी बेटी तुम्हें ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। तुम मुझे सौतेली माँ समझते रहो, लेकिन मैं तो तुम्हें अपने छोटे लड़के राजू और बेटी लीला से भी ज़्यादा समझती हूँ। तुम्हारा गरीब बाप मुझे एक साड़ी तक नहीं खरीद सका, सोने की जंजीर नहीं दे सका, खाने के लाले पड़ते रहते हैं। तुम्हारी पढ़ाई में ही सारा खर्च कर देता रहा है। कभी सोचा है कि घर कैसे चला रही हूँ? अमीर की बेटी यहाँ आकर सोने बरसाएगी तो सभी का ही भला हो जाएगा। सत्यवती ने विजय को समझाया। श्यामचरण की पहली औरत मर चुकी थी। उसने दूसरी शादी सत्यवती से रचाई थी, जिसके 2 बच्चे थे। बेटा, एक बार चलकर उस लड़की को देख तो लो, पसंद आए तो हाँ कर देना। मैं विवेक राय से के यहाँ रिश्ता मांगने नहीं गया था, बल्कि उन्होंने खुद मुझे बुलाया था। अगर उनकी लड़की हमारी बहू बनने लायक है तो घर में आने वाले लक्ष्मी को ठुकराते नहीं। श्यामचरण ने अपने बेटे विजय को समझाते हुए कहा, आप लोग समझते क्यों नहीं? मेरी पढ़ाई रुक जाएगी तब क्या होगा? आजकल नौकरी भी इतनी जल्दी नहीं मिलती। आपको तो धन दौलत की पड़ी है, वो कितने दिन तक उसे इस्तेमाल कर पाओगे? हर माँ बाप लड़की को अपने घर से जल्द ही निकालना चाहते हैं, इसलिए हम गरीब लोग के पल्ले बांधकर वे फुर्सत का पा लेना चाहते होंगे।
उनके पास काफ़ी पैसा है, अकेली लड़की है, सब कुछ तुम्हें ही मिलेगा, जिंदगी भर मौज से रहना। शादी के बाद अगर कल को उन्होंने तुम्हें घर जमाई बना कर रखना चाहा तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि मैं उनका पैसे यहाँ पहुँच जाऊँगा? मुझे उनके यहाँ गुलाम बनकर रहना पड़ेगा, जो मैं कभी पसंद नहीं करूँगा। ये सब बातें छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वे तुम्हारी तारीफ सुनकर फोटो खींचते ही देखते ही शादी करने को तैयार हो गए। आगे उनकी क्या मनसा है आप नहीं जानते। कोई लड़की वाला आज से के ज़माने में इस तरह अपनी बेटी किसी गरीब घराने में देने के लिए तैयार नहीं हो जाता। मुमकिन है इसके पीछे उनका कोई जाल है। शायद लड़की बुरे चरित्र की हो, जैसे जल्दी से जल्दी घर से निकालना चाहते हो। आपको पहले उन बातों को पता कर लेना चाहिए। बेटा, मैं सब समझता हूँ। विवेक राय मुँह मांगा दहेज देंगे, ऐसा रिश्ता को मना नहीं कर सकता। आप जिद करोगे तो मैं घर छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा, गुस्से से विजय बोला। तो तुम भी कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं भी आत्महत्या कर लूँगा। कहते हुए श्यामचरण रोने लगे। आखिरकार विजय को झुकना पड़ा। गाजियाबाद में विजय और पिता के साथ जा रहा था विवेक राय की बेटी रिश्मा को देखने के लिए। राजी हो गया। सच में श्यामचरण पैसों का लालची था। उसने रिश्मा के बारे में किसी के द्वारा पूरी जानकारी हासिल करना जरूरी नहीं समझा। सत्यवती ने भी अपनी सौतेली बेटे विजय को भविष्य के बारे में सोचना जरूरी नहीं समझा। वह तो जानती थी कि जल्द से जल्द उसके यहाँ छप्पड़ फाड़ के रुपया बरसे। लड़की जैसे भी हो उससे सरोकार नहीं। फिर भी उसके मन में शंका बनी थी कि बिना किसी ऐब के एक रईस अपनी बेटी को इतनी जल्दी गरीब घराने में शादी के लिए दबाव क्यों डालने लगा था। फिर उसने सोचा, उसे लड़की से क्या लेना देना, उसे तो गहने धन दौलत से मतलब रहेगा, जिस पाकर वह खुद राज करेगी। विवेक राय ने श्यामचरण को ये बता दिया कि उनके पास केवल धन दौलत ही नहीं बल्कि सत्ता की ताकत भी है। कई बार सरकारी अफसर, नेता, मंत्री और विधायकों से भी याराना है, जिसकी वजह से उसका घर शहर में दबदबा है। उन्होंने सब भी भरोसा दिलाया कि विजय को दामाद बनाते ही उसे अच्छी नौकरी दिलवा देंगे। विवेक राय चरित्रहीन था। उसने 4 शादियां की थी। पहली पत्नी से रेशमा हुई थी। जब रेशमा 4 साल की हुई तो उसकी माँ मर गई। उसके बाद धीरे धीरे विवेक राय ने 3 शादियां और की थी, पर वे तीनों ही संदिग्ध हालत में मर गई थी। रेशमा को उन तीनों की मौत के बारे में भनक थी। उन पर जानकर ही वह अनजान बनी रही और दब कर रहने की आदी हो चुकी थी। विवेक राय सबसे बड़ी कमजोरी बाजारू औरत और शराब की लत थी। जब विवेक राय पर नशे का जुनून सवार हो जाता तो वे भूखे भेड़िए की तरह औरत पर टूट पड़ते और धैर्येंद्र की तरह रोंद डालते। विजय ने रिश्मा को देखा। वह बहुत ही खूबसूरत थी। सजा कर बाप बेटे के सामने लाकर बैठा दी थी। गले में मोतियों की माला, नाक में हीरे के नाथ, बालों में जूही के फूल। उस खूबसूरत को देखकर विजय सटसा रह गया। रेशमा ने भी अपनी चिताचोर निगाहों से विजय को देखा, पर रेशमा ने मन को भा गया। लेकिन एक बार भी उसने होठों से मुस्कुराहट नहीं आई, जैसे वह किन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। विजय ने अपने कुछ पूछने पर सिर झुका देती थी, मानो कि उसने लाम शर्म हो। विवेक राय ने दोनों की भावनाओं को समझा। नाश्ता पानी होने के बाद श्यामचरण और विजय को 1 महीने के अंदर रेशमा से शादी करने को विवेक राय को मजबूर करते रहे कि वे लोग बारात लेकर गाजियाबाद के फला तारीख से अमुक जगह पर पहुंच जाए। उसी समय विवेक राय ने 50,000 रुपये श्यामचरण के हाथ में नजराने की
रस्म अदा कर दी और भरोसा दिलाया कि उन्हें मुफ्तली मुंह मांगी कीमत मिलेगी। घर लौटने पर विजय ने शादी करने से मना कर दिया, लेकिन पिता की धमकी और जोर डालने पर उसे मजबूर होना पड़ा। तब समय पर लोगों ने साथ श्यामचरण अपने बेटे को दुल्हा बनाकर बारात गाजियाबाद ले जाना पड़ा। वहाँ आलीशान होटल में उसे लोगों ने ठहरने का इंतजाम किया था। बारात की शोभा बढ़ाने के लिए उन्हें की ओर से इंतजाम किया गया था, क्योंकि विवेक राय शहर में रुतबेदार शख्स थे। देखने वाले यह न समझे कि बेटी का रिश्ता ऐसे वैसे घर में जोड़ा था। बारात धूमधाम से उनके घर के पास पहुंची। दुल्हन की तरह उनकी बड़ी सी कोठी को बिजली की तमाम रोशनी द्वारा सजाया गया था। शहनाई की आवाज़ गूंज रही थी। बड़े बड़े लोग, रिश्ते नातेदार, विधायक, मंत्री और शहर के जाने माने लोग वहां मौजूद थे। रेशमा को बंद कमरे के अंदर बिठाया गया था। वो लाल सुर्ख लहंगे, दुपट्टे और गहने से सजाई गई। सहेलियां तारीफ करते छेड़छाड़ कर रही थी। वह पर शांत और गंभीर थी। शहनाई की आवाज़ मानो उसके दिल पर हथौड़ी की तरह चोट कर रही थी। शादी के बाद तीसरे दिन बारात वापस लौटी। कीमती तोहफे, घरेलू सामान और दूसरी चीज़ों से कई बक्से भरे थे, जिसे देखकर नाते रिश्तेदार खुश से सारोबार हो गए। बहू का भव्य स्वागत किया गया। रात भर के जागे दूल्हा दुल्हन थके थे, इसलिए दोनों के अलग अलग कमरों में आराम करने के लिए घरेलू रस्म अदाई के बाद छोड़ दिया गया। शाम तक दूसरे रिश्तेदार भी चले गए। सुहागरात मनाने के लिए रेशमा को सजाकर पलंग पर बैठाया गया। विजय कमरे में आया। उसने अपनी लुभावनी बातों से रेशमा को खुश करना चाहा। हथेली सहलाई अपने पास खींचना चाहा तो उसने मना किया। उसने कई बार छेड़ने पर रेशमा उससे कटती रही। उसने आंखों से आंसू निकलते देख विजय ने सोचा कि पिता की एक लौटी औलाद है, उसे पिता के बिछड़ने से पीड़ा सता रही होगी, क्योंकि उसकी माँ न थी। बड़े लाड प्यार से पिता ने पाला पोछा होगा। माँ बाप दोनों का फर्ज अदा किया था। बहुत पूछने पर रेशमा ने बतलाया कि उसे प्रेड आ रहे हैं। कुछ रोज तक रेशमा उसकी मनसा पूरी नहीं कर सकेगी। चौथे दिन विवेक राय का मुनीम बड़ी कार लेकर यह बतलाने पहुंचा कि रेशमा के पिता की हालत एकाएक बेटी के चले जाने से खराब हो गई है। वे बेटी को देखना चाहते हैं। रेशमा की विदाई कर दी जाए। मजबूरी में बिना सुहाग मनाए रेशमा ने विदा करना पड़ा। विजय ने साथ जाना चाहा तो मुनीम ने उसे समझाते हुए कहा कि पहली बार उन्हें ससुराल इज्जत के साथ बुलाया जाएगा। 1 महीने से ज़्यादा हो चुका था। रेशमा को वापस भेजने के लिए श्यामचरण जी ने गुजारिश करते रहे, पर विवेक राय ने अपनी बीमारी की बात कहकर मना कर दिया। 1.5 महीने के बाद विवेक राय खुद अपनी कार से रेशमा को लेकर श्यामचरण जी के यहाँ आए और बेटी को छोड़कर चले गए। 1.5 महीने बाद फिर वही सुहागरात आई तो दोनों के मिलन के लिए कमरा सजाया और रेशमा ने घुटनों से सिर छुपाए सेज पर बैठी रही। उसने आंखों से जर्जर आंसू गिर रहे थे। विजय ने पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया, बस रोती रही। इतने दिनों बाद पहली सुहागरात को जो विजय ने रेशमा को बर्ताव बड़ा अटपटा सा लगा। उसे ऐसी उम्मीद जरा भी न थी। पहले सोचा कि रेशमा को अपने घर वालों से दूर होने का दुख सता रहा होगा, इसलिए बात करके रोती होगी। कुछ देर बाद सामान्य हो जाएगी, पर वह नहीं हुई। जब रेशमा विजय की छेड़खानी से नहीं पिघली तो उसे पूछा, रेशमा सच सच बताओ, क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? अगर तुम्हें मेरे साथ सहयोग नहीं करना था तो शादी क्यों की? पति होने के नाते अब मेरा तुम पर हक है कि मैं तुम्हें खुश कर सकूं और मैं भी तुम्हारे साथ खुश रह सकूं। रेशमा ने जवाब न देने पर विजय ने फिर पूछा, रेशमा ने 1.5 महीने तुम्हारे तन से मिलने के लिए
बेताबी से इंतजार करता रहा। आज वह समय आया तो तुम ऐसा निराश करने लगी। सब्र की भी एक सीमा होती है। ऐसी शादी से क्या फ़ायदा कि पति पत्नी बिना वजह एक दूसरे से अलग हो कर रहे। कहते हुए विजय ने रेशमा को अपनी बाहों में कस लिया और चूमने लगा। रेशमा कसमकाई और खुद को उससे अलग किया, लेकिन जब विजय उसे बार बार परेशान करने लगा तो वो चीख मारी कर रो पड़ी। अब मुझे परेशान मत कीजिए, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। मेरे दिल में जो पीड़ा दबी है उसे दबी रहने दीजिए। मुझ ये इस घर की में केवल दासी बनाकर जीने दीजिए, नहीं तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। खुदकुशी करना मानो एक रिवाज सा हो गया हो। मैं शादी नहीं करना चाहता था तो मेरे बाप ने खुदकुशी करने की धमकी देते हुए मुझे शादी करने को मजबूर कर दिया। शादी करने के बाद मेरी औरत भी मुझे खुदकुशी करने की बात करने लगी। अच्छा तो यही होगा कि सबकी चाहत पूरी करने के लिए मैं ही कल सबके सामने खुदकुशी कर लूँ। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इस घर के चिराग हैं, पर आप मुझे मजबूर मत कीजिए। मैं आपके काबिल नहीं रही हूँ। मुझे अपने ने ही लूट लिया। मैं उसे मुरझाए फूल की तरह हूँ जो आप जैसे अच्छे इंसान के गले का हार नहीं बन सकती। मैं आपको अपनी इस पापी शरीर के छूने की इजाज़त नहीं दे सकती, क्योंकि इस शरीर में पाप का जहर भर जा चुका है। मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे साथ जो घटना घटी वह शायद दुनिया की किसी बेटी के साथ नहीं होगी। ऐसी शर्मनाक घटना को बताते पहले मैं मर जाना बेहतर समझोगी। मुझे मरने भी नहीं दिया गया। 2 बार खुदकुशी करने की कोशिश की पर बचा ली गई। मानो मौत भी मुझे जीने के लिए तड़पता छोड़ गई। अब कितना बुरा दिन था वह, जब मैं आज़ाद होकर अंगड़ाई भी न ले किसी सकी और किसी की बदनीयत का शिकार बन गई। इतना कहकर रेशमा देर तक रोती रही। विजय ने उसे रोने से नहीं रोका। अपनी आप बीती सुनाते सुनाते वह पलंग पर बेहोश होकर गिर पड़ी। विजय ने रेशमा के मुंह पर पानी के छींटे मारे। उसे बेहोश आया तो वह उठ बैठी। मेरे आप बीती सुनकर आपको दुख पहुंचा, मुझे माफ़ कीजिए, कहकर रेशमा गिड़गिड़ाई। तुमने तो जो बताया उससे यह साफ नहीं हुआ कि किस ने तुम पर जुल्म किया। अच्छा होगा तुम उसका खुलासा कर दो तो तुम्हें सुकून मिलेगा। लो एक गिलास पानी पी लो, तुम्हारा गला सूख गया है। फिर अपनी आप बीती मुझे सुना दो। भरोसा रखो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। विजय ने के कहने पर आंखों पोंछती गई रेशमा ने अपने आप बीती सुनाने को मजबूर हो गई। मेरे पिता मेरी माँ को बहुत प्यार करते थे। माँ की अचानक मौत होने से वो इतना दुखी हुए कि उन्होंने खूब शराब पीना शुरू कर दी। मैं बड़ी होने लगी थी, मुझ में अच्छे बुरे की समझ भी आने लगी थी। पिता ने एक के बाद एक 4 शादियां कर डाली। पहली 2 बीबियां कि वे अपने दोस्तों को सौंपते रहे। पिता से तंग आकर उन्होंने नदी में डूबकर खुदकुशी कर ली। तीसरे ने शादी रचा कर उसके साथ भी वही बुरा काम वे करते रहे। उसने बहुत समझाया पर पिता नहीं माने। एक दिन उसने भी अपने मायके जाकर खुदकुशी कर ली। मेरे पिता उन पर खुदकुशी करने का कोई असर नहीं पड़ा। पैसे के बल पर उन्होंने के खिलाफ कोई केस नहीं बन पाया। चौथी औरत इतनी खूबसूरत थी कि अपने प्रेम भाव से मेरे पिता को वश में करते हुए उनकी बुरी आदतों कई महीने तक छुड़ा दी। तब मैं 15 साल की पार हो चुकी थी। चौथी माँ को मुझे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती थी। 3 साल तक वह मुझे पालती रही, लेकिन उसे कोई ऐसी खतरनाक बीमारी लग गई कि वो मर गई। मेरे जल्लाद पिता फिर से शराब पीने लगे। बाजारू औरत
को घर में बुलाकर अय्याशी करने लगे। अक्सर मैं देखती थी तो आंखें बंद कर लेती थी। उनके दोस्त भी अक्सर घर पर आकर शराब पीते थे और औरतों से ऐश करते। उनकी गिद्ध जैसी नज़र मुझ पे भी देखती, मानो मौका पाते ही मुझको भी नहीं छोड़ेंगे। मैं उनसे दूर ही रहती थी। उनसे बचने के लिए अक्सर रात को अपने सहेलियों के यहाँ सो जाती थी। एक दिन मेरे पिता नशे में चूर किसी नाच गाने वाली के यहाँ से लौट रहे थे। उसकी निगाह मुझ पर पड़ी। मैं मैक्सी पहने सोई रही थी। शायद एक कपड़ा कुछ ज़्यादा ही ऊपर तक खिसक रहा था। नशे में चूर अपने खून की ममता भूल गए और मेरे पलंग पर आ बैठे। चढ़ते हुए मेरे जिस्म को सहलाने लगे। मेरे नींद खुली तो मैं बोली, लेटी रहो, बिल्कुल अपनी माँ की सूरत पाई है मैंने, तुमने, कोई फर्क नहीं। उसकी याद आ गई तो तुम्हें गौर से देखने लगा। उसके बाद मैंने बहुत हार पैर पट्टे पर वे नहीं माने। उन्होंने मुझे अपनी हवस का शिकार बना डाला। मैं बहुत रोई लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। उस दिन के बाद से वे अक्सर मेरी साथ वही कुकर्म करते रहे। मैं उनके खिलाफ किससे क्या फरियाद करती। 2 बार खुदकुशी करने की कोशिश की पर बचा ली गई। इतना कर रेशमा रोने लगी। विजय चाहता था कि उसके रो लेने से उसका मन शांत हो जाएगा। सालों की आग जो दिल में छिपाए उसे तपा रही थी, आंसू बनकर निकल जाएगी। मेरी शादी यहाँ इसलिए खूब दहेज देकर दी गई जिसके सबका मुंह बंद रहेगा। मुझे शादी के चौथे दिन के बाद पिता ने बुला लिया। उसका पाप मेरे कोख में पलने लगा था। अगर हो जाता तो उनकी बदनामी होती। मेरा पेट गिरवा दिया। 1.5 महीने का बाद ठीक हुई तो मुझे फिर से यहाँ पटक गया ताकि जिंदगी भर यहाँ कलंक को छिपा कर रहूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे इस पाप की छाया आप जैसे अच्छे इंसान पर पड़े। आप मुझे दासी समझकर यहाँ पर पड़ी रहने दीजिए। अगर आपने मुझे घर से निकाल दिया तो मेरे पिता आपको और आपके घर वालों पर मुकदमा चलाकर परेशान कर डालेंगे। आप चुपचाप दूसरी शादी कर ले। मेरे पिता आप लोगों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। जब मैं चुप रहूंगी तो कोई कोर्ट केस मेरे पिताजी की आवाज़ नहीं सुनेगा। इतना कर रेशमा विजय के पैरों में गिर पड़ी। तुमने अपनी आप बीती बताकर अपने मन को हल्का कर दिया। समझ लो तुम्हारे साथ अनचाहने में जो हुआ वह एक डरावना सपना था। मैं तुम्हारे दर्द को समझता महसूस करता हूँ। उठो रेशमा, उठो। तुमने कोई पाप नहीं किया। तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। तुम्हारी चुनरी का दाग मिट गया। आज मैं तुम्हारी जिंदगी का नया सवेरा शुरू होगा जो अंत तक सुखी रहेगा। कहते हुए विजय ने उसे उठाया, उसकी आंखों पोंछी और सीने से लगा दिया। रेशमा की विजय का प्यार पाकर निहाल हो गई। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।